हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रिएक्ट के लेज़ी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले फर्स्ट ये समझ लेते हैं कि कौन से सिनेरियो में हम लोग को ये हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया है। तो जहाँ पे हम लोग को 4 टैब्स देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन का टैब, जहाँ पे हम लोग को एक हेडिंग और एक पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। सेकंड जो है वो है यूज़र्स का टैब, जिसके अंदर हम लोग को एक यूज़र्स का ग्रिड देखने को मिल रहा है। थर्ड जो है वो है फ़ोटोज़ का टैब, जिसके अंदर हम लोग को कुछ कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। और फोर्थ जो है वो है एनालिटिक्स का टैब, जिसके अंदर हम लोग को एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ 4 टैब्स है और इसका मैं आपको क्विकली कोड वॉक थ्रू करके दिखाऊं। तो यहाँ पे app.jsx है, जहाँ पे हम लोग होम पेज कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं। और मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये आता है pages/home से। तो इसके अंदर हम लोग MUI कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, MUI मटेरियल, जिसको यूज़ करके यहाँ पे मैंने टैब्स रेंडर किए हैं। और वो जो 4 इंडिविजुअल टैब्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे फिर हम लोग उनको रेंडर कर रहे हैं। और अगर इनको मैं आपको क्विकली दिखाऊं तो ये जो इंट्रो टैब है वो बेसिकली टाइपोग्राफी कंपोनेंट को यूज़ करता है और H2 और पैराग्राफ टैग को रेंडर करता है। सेकंड जो है वो है यूज़र्स टैब, जहाँ पे हम लोग ने वो यूज़र्स का टेबल रेंडर किया है। तो यहाँ पे मैंने डेटा ग्रिड को यूज़ किया है, जो कि इसके लिए यहाँ पे मैंने अलग से एक पैकेज इंपोर्ट किया है, डेटा ग्रिड MUI का। थर्ड जो है वो है अपना फोटोज़ टैब, जिसके अंदर कार्ड्स कंपोनेंट को यूज़ किया है। और फोर्थ है एनालिटिक्स टैब, जिसके अंदर रीचार्ट नाम का कंपोनेंट रीचार्ट नाम की लाइब्रेरी यूज़ की है और उसको यूज़ करके एरिया चार्ट कंपोनेंट को रेंडर किया है। तो इस सिंपल एप्लीकेशन को जैसे हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट उसका बिल्ड बनाना पड़ेगा और फिर उस बिल्ड को हम लोग किसी अपने होस्टिंग पार्टनर के थ्रू सर्व करेंगे, जैसे कि AWS हो सकता है, डिजिटल ओशन हो सकता है, या फिर आप GoDaddy वगैरह को यूज़ करके भी उसको सर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है बिल्ड बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे npm run build। तो जैसे बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसने 2 फाइल्स क्रिएट की है। तो डिस्ट फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर index.html है, और डिस्ट फोल्डर के अंदर एक एसेट्स फोल्डर है और जिसके अंदर हम लोग को एक जावास्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है। तो ये रहा वो डिस्ट फोल्डर, जिसके अंदर HTML और एसेट्स है और एसेट के अंदर JS फाइल है। तो हम लोग इस डिस्ट फोल्डर को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ cd dist, और यहाँ पे हम लोग लोकली सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ npx सर्व को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी लोकल होस्ट 3000 पे ये जो डिस्ट फोल्डर है वो सर्व हो रहा है, मतलब आपका बिल्ड सर्व हो रहा है। तो इसको मैं अगर ओपन करूँ लोकल होस्ट 3000, तो यहाँ पे हम अपना जो डिस्ट है वो सर्व हो रहा है और यहाँ पे ये डेव एनवायरनमेंट से आ रहा है, npm run dev से। तो इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ और वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को एक HTML के लिए रिक्वेस्ट जाती हुई देखने को मिल रही है और सेकंड जो है वो JS के लिए, और अपना पूरा एप्लीकेशन फुल्ली फंक्शनल है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी मेरा सोर्स कोड था, जावास्क्रिप्ट फाइल्स थे, JSX फाइल थे, वो सारे बंडल होके इस एक JS फाइल के अंदर आ गए। और इसका अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊं, तो इसको मैं ओपन करता हूँ फोल्डर के अंदर, और एसेट्स प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे हम लोग को इसका साइज़ 1.3 MB देखने को मिल रहा है। तो ये जो छोटा सा एप्लीकेशन था जिसके अंदर 4 ही टैब्स हैं, इसका साइज़ हम लोग को 1.3 MB देखने को मिल रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पे मैंने MUI मटेरियल को यूज़ किया है। स्पेसिफिकली ये टेबल रेंडर करने के लिए मैंने एक डेटा ग्रिड पैकेज को यूज़ किया है। यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर चार्ट के लिए मैंने रीचार्ट यूज़ किया है। तो कुछ ऐसे एक्सटर्नल पैकेजेस को यूज़ किया है जिसकी वजह से उसका साइज़ 1.3 MB हो गया है। और अभी आप लार्ज एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन को अगर देखोगे, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ राउट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ हंड्रेड्स ऑफ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वो लोग इंपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस केस में बिल्ड का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और लार्ज बंडल होने की वजह से इशू ये आता है कि यूज़र को फर्स्ट आपका पूरा बंडल डाउनलोड करना पड़ेगा। सपोज़ वो 100 MB का है तो फर्स्ट यूज़र 100 MB का बंडल डाउनलोड करेगा,
फिर ब्राउज़र उस 100 MB को पूरा पार्स करेगा, फिर उसके बाद आपका कंपोनेंट रेंडरिंग का साइकिल बिगिन होगा। तो ये जो बीच में जो दो स्टेप आ रहे हैं, जहाँ पे डाउनलोड करना पड़ रहा है अननेसेसरीली कोड और पास भी करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपका जो इनिशियल कंपोनेंट का रेंडरिंग है वो डिले हो जा रहा है। तो ये इशू को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे index.jsx के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग को इंपोर्ट स्टेटमेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ const users टैब इज इक्वल टू लेजी। अब ये जो लेजी फंक्शन है वो रिएक्ट से आएगा और इसके अंदर हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करेंगे उस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे पाथ कॉपी कर लेता हूँ मैं एज इट इज़, और इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ऐसे इंपोर्ट करने की जगह पे अभी हम लोग ऐसे इंपोर्ट करेंगे। और ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या करेंगे, अभी जहाँ पे वो कंपोनेंट यूज़ हो रहा है उसको हम लोग रैप कर देंगे सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर। तो जो सस्पेंस है वो भी रिएक्ट से ही आता है और इसको रैप कर देंगे। इसको मैं आपको दिखा दूँ तो सस्पेंस भी है, रिएक्ट से आ रहा है और इसको हम लोग रैप कर देंगे। मतलब हम लोग अपने कंपोनेंट को सस्पेंस के अंदर रैप कर देंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं डेव एनवायरनमेंट में जाके। अब इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अब देखना मैं फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट देखने को नहीं मिल रही। एनालिटिक्स के ऊपर कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जैसे यूज़र्स के ऊपर क्लिक करूँगा ये नेटवर्क रिक्वेस्ट देखने को मिली और ये जो कंपोनेंट रेंडर हुआ वो काफ़ी डिलेड रेंडर हुआ। जैसे आप फोटोज़ को देखोगे वो इमीडिएटली हो जाता था, लेकिन वो यूज़र से उसके अंदर हम लोग को एक डिले देखने को मिला। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट गई, कंपोनेंट को लोड किया गया, पार्स किया गया और उसके बाद रेंडर किया गया। तो ऑन डिमांड यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट को अभी लोड कर रहे हैं, ना कि इनिशियल फेज़ में ही सारे कंपोनेंट्स लोड कर दे रहे थे। जो लास्ट सिनेरियो में हम लोग देख रहे थे वो अभी हम लोग अवॉइड करके ऑन डिमांड लोड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग को ये डिले देखने को मिल रहा है। तो उस डिले के दौरान हम लोग एक लोडिंग एनिमेशन भी दिखा सकते हैं सो दैट आप यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखा सकोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे फॉल बैक जो है एक ड्रॉप होता है इसके अंदर हम लोग अपना वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो ऐसे, या फिर आप कंपोनेंट भी रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट रेंडर कर देता हूँ, सर्कुलर प्रोग्रेस, जो कि MUI से ही आता है, जो सर्कुलर लोडिंग एनिमेशन दिखाता है। तो इसको अभी वापस रिफ्रेश करके देखें और इसको मैं नेटवर्क स्पीड को थ्रॉटल कर देता हूँ स्लो 4G पे, सो दैट हम लोग वो एनिमेशन देख पाए। तो यहाँ पे देखो ये सर्कुलर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है और जैसे कंपोनेंट लोड होके पास होके रेडी हो जाएगा रेंडरिंग के लिए, तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा और आपका कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली अभी हम लोग बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी चेंज कर देते हैं। मैंने चारों कंपोनेंट्स का जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो चेंज किया है। और ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप जहाँ पे भी आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हो, मेक श्योर करना कि वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रहे। और सेकंड अभी सस्पेंस के अंदर रैप कर देते चारों को। अभी चारों कंपोनेंट को सस्पेंस के अंदर भी रैप कर लिया। एक बार क्विकली चेक करते हैं, ये स्लो 4G को वापस नो थ्रॉटलिंग। हाँ, अभी ये इंट्रोडक्शन लोड होने से पहले भी हम लोग को एक लोडिंग एनिमेशन देखने को मिला था। तो अभी हर एक टैब जो है वो ऑन डिमांड लोड होगा। तो अभी मैं यूज़र्स के ऊपर जाता हूँ तो देखो ये लोडिंग एनिमेशन देखने को मिला। फ़ोटोज़ के ऊपर जाऊँगा फिर भी देखने मिलेगा और एनालिटिक्स के ऊपर भी देखने मिलेगा। तो इस चारों जो कंपोनेंट्स है अभी वो ऑन डिमांड लोड हो रहे हैं। और मैं वापस यूज़र के ऊपर क्लिक करूँ तो ये इमिडिएटली रेंडर हो गया। तो यहाँ पे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट भी नहीं गई।
तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो कंपोनेंट्स लोड हो चुके हैं वो वापस से नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं जाती, उसके लिए वो मेमोरी के अंदर रखे जाते हैं और वापस रिफ़्रेश करूँगा तो चला जाएगा, क्योंकि वो आपका पूरा वापस से क्लीन हो गया मेमोरी और वापस से आपको लोड करना ही पड़ेगा। तो जब तक आप मैन्युअली रिफ़्रेश नहीं कर रहे हो तब तक आपका वो कंपोनेंट आपके मेमोरी के अंदर रहेगा और वो वहीं से लोड किया जाएगा और उसके लिए अलग से नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को अभी हम लोग बिल्ड करके देखें, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और अभी हम लोग रन करेंगे npm run build। अब बिल्ड सक्सेस होने के बाद यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल फाइल्स देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे पहले के टाइम पे हम लोग को सिर्फ 2 ही फाइल देखने को मिल रही थी, यहाँ पे अभी हम लोग को बहुत सारे फाइल्स देखने को मिल रहे हैं। और सेम आपको वही डिस्ट फोल्डर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग को ये अपना हर एक जो कंपोनेंट है उसके हिसाब से एक बंडल फाइल देखने को मिल रहा है। तो और मेन बंडल का साइज़ चेक करें हम लोग, तो कौन सा बंडल है वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, index.html ओपन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि फ़ाइल का नाम क्या लिंक है। तो यहाँ पे djht लिखा है, वो वाला फाइल। तो ये फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 305 KB देखने को मिल रहा है। तो जो जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होगा, जैसे अपना एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो वो सिर्फ 305 KB का ही होगा। तो आपका एप्लीकेशन काफ़ी क्विकली लोड हो जाएगा और जो इंडिविजुअल राउट्स है टैब्स है उसके अकॉर्डिंग आपका कंपोनेंट अभी लोड किया जाएगा। तो इसको अभी हम लोग सर्व करके देखते हैं। तो डिस्ट फोल्डर तो यहाँ पे डिस्ट फोल्डर में जाएंगे और npx सर्व, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखना एक लोडिंग एनिमेशन देखने को मिला था। और यहाँ पे index.js जो अपना मेन फाइल है उसके साथ साथ ही इंट्रोडक्शन वाला भी लोड हुआ था और इंट्रोडक्शन की डिपेंडेंसी टाइपोग्राफी थी। मैं दिखा देता हूँ क्विकली चाहिए तो वापस। ये टाइपोग्राफी जो थी वो इंट्रोडक्शन की डिपेंडेंसी थी, तो वो भी अलग से लोड हो गई उसके साथ। तो वापस अभी मैं यूज़र्स के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं स्लो 4G कर देता हूँ सो दैट हम लोग देखें। तो देखना अभी 3 कंपोनेंट्स लोड हो गए और उनकी डिपेंडेंसीज तभी लोड हो रही है जब वो कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं। तो अननेसेसरीली आपका जो इनिशियल फेज़ है वहाँ पे आपके सारे कोड्स लोड नहीं हो रहे। ऑन डिमांड जहाँ पे भी उसके कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट और उसके डिपेंडेंसीज तभी लोड किए जा रहे हैं। सिमिलरली हम लोग फ़ोटोज़ को देखें तो फ़ोटोज़ के लिए अलग से लोड हो गया, एनालिटिक्स के लिए देखें तो एनालिटिक्स के लिए अलग से हो गया। अगर मैं वापस कोई एप्लीकेशन ओपन करूँ कोई भी टैब ओपन करूँ तो उसके लिए वापस रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, क्योंकि वो जब तक हम लोग रिफ़्रेश नहीं करेंगे तब तो वो कंपोनेंट्स मेमोरी के अंदर ही है और जैसे रिफ़्रेश कर देंगे वो वाइप आउट हो जाएंगे और फिर आपको फिर से वो कंपोनेंट लोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्विकली समराइज कर दूँ कोड स्प्लिटिंग और लेज़र लोडिंग कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बंडलिंग सारे कंपोनेंट्स एक फाइल के अंदर, हम लोग कंपोनेंट्स को चंक के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और ऑन डिमांड्स कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, तो जो यूज़र को अननेसेसरीली सारे कंपोनेंट्स का एक बंडल इनिशियली डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसका नेटवर्क बैंडविड्थ सेव होगा। और सेकंड, वो जो ब्राउज़र है उसको सारे कंपोनेंट्स इनिशियल फेज़ में सारे पार्स नहीं करने पड़ेंगे, तो वो एक टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी क्विकली स्टार्ट हो जाएगा, बूटस्ट्रैप हो जाएगा और फिर ऑन डिमांड हम लोग बाकी सब कंपोनेंट्स को रेंडर करते चले जाएंगे। जैसे ज़रूरत पड़ेंगी वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, कोड को पार्स करेंगे और फिर उसको रेंडर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।